जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 10th क्लास का साइंस का चैप्टर है। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट आगे के कुछ मैंने करा दिए हैं, कुछ अब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो गाइस प्लीज़, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एग्जाम में बहुत आता है, अक्सर पूछा जाता है। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं का क्या अर्थ है और इनमें अंतर बताइए। तो देखते हैं। आंसर देखते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सथर्माइज रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है गाइज, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी, मैं बीच बीच में आपको समझाता रहता हूँ कि डिक्टो जरूरी नहीं है डिक्टो आपको लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, रिएक्शन हुई और उसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, उदाहरण देखते हैं गाइस। इसमें जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन संयुक्त होकर अमोनिया NH3 अमोनिया गैस, अब देखिए कभी कभी आपको संकेत लिपि आती है लिखने की कि अमोनिया का संकेत क्या है, तो NH3, तो ये हमारी अमोनिया गैस है NH3। हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन संयुक्त होकर अमोनिया गैस बनाती हैं तो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इनसे क्या निकलती है? ऊष्मा ऊर्जा। नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन 3H2 हाइड्रोजन, ये दोनों गैसें संयुक्त होकर जो है NH3 नाइट्रोजन गैस बनाती हैं, प्लस 24.3 किलो कैलोरी, यानी कि ऊर्जा निकलती है इनसे। ठीक है गाइज, तो ये इसका एग्जाम्पल है। इस अभिक्रिया में 2 मोल अमोनिया बनती है, यानी कि इस अभिक्रिया में कितने मोल ऊर्जा बनती है? 2 मोल अभिक्रिया ऊर्जा बनती है। 24.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः अमोनिया के प्रति मोल से 12.15 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है टोटल। ठीक है गाइज, इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की ऊर्जा अभिक्रियाओं उत्पादकों के साथ अधिक होती है। ठीक है गाइज, अभिकारक जो क्रिया में भाग लेते हैं और उत्पादक जो नई चीज बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगली डेफिनेशन देखते हैं। तो अगला डेफिनेशन है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया एक्सथर्माइज रिएक्शंस। तो देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है, यानी कि इसमें क्या होता है? ऊष्मा का शोषण, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाते हैं। शोषी का मतलब शोषण, यानी कि ग्रहण करना, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, यानी कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO3 बनती है तथा ऊष्मा वातावरण से अवशोषित की जाती है। N2 नाइट्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड और -45 किलो कैलोरी, इसमें से ऊर्जा लैस हो गई है, अवशोषित हो गई है। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों की ऊर्जा क्रियाफलों उत्पादकों के सापेक्ष कम होती है। ठीक है गाइज, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए।
ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए, 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन करना है। तो आंसर देखते हैं गाइस, छोटा सा आंसर है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है, श्वसन मतलब सांस लेना, सांस की क्रियाएं, क्योंकि इस प्रक्रिया में श्वसित की गई ऑक्सीजन भोजन के पाचन से प्राप्त होती है। यानी कि हम जो शोषण ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो इससे भोजन का पाचन होता है और ग्लूकोज से संयुक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारे शरीर में ग्लूकोज बन जाता है और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा ईटीपी में संचित हो जाती है और ऊर्जा काय में संचित हो जाती है, ईटीपी में संचित हो जाती है। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 11 है, वियोजन अभिक्रिया को संयुक्त अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो देखिए समीकरण लिखते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके, यानी कि संयोजन अभिक्रिया होती है तो दो या अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल 4 देखते हैं गाइज, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोजित होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है। मैग्नीशियम संयुक्त हुआ Mg, इसकी संकेत लिपि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आती है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैग्नीशियम का संकेत क्या है, तो Mg। मैग्नीशियम का संकेत क्या है, Mg। ऑक्सीजन से संयुक्त होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड देती है, तो Mg प्लस O2, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ऑक्सीजन का संकेत O है, O2, तो आपको ध्यान रखने हैं, संकेत लिपि भी याद करनी है, अक्सर सूत्र फॉर्मूले लिखने को आते हैं कंपटीशन में भी, बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है गाइज। IAS हो, PCS हो, ऑल कंपटीशन हो, कोई भी कंपटीशन हो गाइज, कोई हायर एग्जाम हो, कितना भी बड़ा एग्जाम हो, बेसमेंट सभी में आता है। 6 से लेकर 12 तक का कोर्स अक्सर सभी एग्जाम सभी कंपटीशन में आता है। ठीक है गाइज। जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक ही यौगिक विखंडित होकर दो या अधिक सरल पदार्थ बनाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर वियोजित होकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। ठीक है गाइज। तो CaCO3 गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaCO3 को गर्म करने पर हमने गर्म किया तो CaCO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन चुकी है। तीर का मतलब है, ये ऊपर को एरो जो लगा है, इसका साइन का मतलब होता है जो ऊपर को एरो लगा है कि CO2 गैस जो है मुक्त हो गई है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उड़ चुकी है। ठीक है गाइज। आगे देखते हैं दोस्तों, वीडियो को जब भी देखें पूरा देखें और पसंद आती है तो उनको दोस्तों में लाइक शेयर और ज़रूर करें। ठीक है गाइज। तो अब देखते हैं उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो देखते हैं गाइज, आंसर पर चलते हैं। नंबर 1, ऊष्मा के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट के वियोजन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में दी जाती है, ऊर्जा के रूप में दी जाती है। CaCO3 ऊष्मा, CaOS, यानी कि S का मतलब है सॉलिड, ये जो S संकेत लिपि में लिखा है आपका, इसका मतलब है सॉलिड, यानी कि ये जो हमारा एलिमेंट है ठोस फॉर्म में है। आगे जो ऊष्मा दी, हीट दी, फिर इसको जो है गर्म किया गया, हीट देने के बाद में CaO, ये भी ठोस फॉर्म में प्राप्त हुआ सॉलिड में। CO2, इसका मतलब ये संकेत लिखा G, तो G का मतलब होता है CO2 का मतलब गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है हमें, गैस प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, यानी कि सेकंड क्रिया में देखते हैं, प्रकाश के रूप में सिल्वर क्लोराइड के वियोजन में ऊर्जा प्रकाश के रूप में दी जाती है। अब देखते हैं सिल्वर, तो देखिए सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर मीन्स होती है चांदी, तो चांदी का हमारा जो संकेत हुआ गाइज Ag, चांदी का संकेत Ag,
क्लोराइड Cl हो गया, क्लोराइड भी गैस होती है। तो AgCl सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड ठोस फॉर्म में है। सूर्य का प्रकाश दिया गया है इसको। सूर्य का प्रकाश देने के बाद में जब ये गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, तो इसमें रिएक्शन होकर टूट जाता है। Ag यानी कि चांदी अलग निकल जाती है सॉलिड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में। ये S का मतलब संकेत है, 2 इसके मोल्स हो गए हैं। इसको हमने बैलेंस किया है, यानी कि संतुलित समीकरण करने का फॉर्मूला है, वो मैं आपको बीच में समझा दूंगा, पहले भी समझा दिया है। Cl2 क्लोराइड, तो ये गैस बन गई है। Cl2 क्या है? क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, विद्युत के रूप में। अब देखते हैं विद्युत के रूप में, तो जल के वियोजन में ऊर्जा, और जल के वियोजन में ऊर्जा विद्युत के रूप में दी जाती है। तो जल के रूप में वियोजन कैसे होता है? तो देखिए H2O, ये हमारा काय का संकेत है गाइस? जल का। तो शुद्ध जल का सूत्र है हमारा H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर हमारे जल का निर्माण करते हैं। ये काय का निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि शुद्ध जल। कभी कभी पूछा जाता है शुद्ध जल का फॉर्मूला बताइए, तो H2O। अब हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2, ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो दोनों चीज़ें मिलकर हमारे शुद्ध जल का निर्माण करती हैं। इसलिए हमें पानी पीने से, जल पीने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कभी कभी कह देते हैं हम कहीं जाते हैं, अरे यार पानी भी नहीं पिलाया, तो पानी पीने से हमें ऊर्जा मिलती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन होती है। हमारे शरीर में भरपूर ऑक्सीजन चली जाती है। अगर हम खाना भी कम खाए हैं तो पानी अक्सर पीना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा और तरोताजगी मिलती रहती है। ठीक है गाइस, तो लिक्विड फॉर्म में ये, यानी कि L लिखा है इसमें, संकेत लिखा है, तो इसका मतलब है लिक्विड फॉर्म। अब विद्युत धारा, अब विद्युत धारा इसमें प्रभावित की गई है। तो विद्युत धारा प्रभावित करने में जल में जो है, देखिए 2H2 यानी कि गैस, तो हाइड्रोजन गैस निकल गई, इसमें हाइड्रोजन गैस बन गई, प्लस ऑक्सीजन गैस। तो दोनों क्या हैं? गैसें हैं। H2O जल का सूत्र है। अब दोनों क्या हैं? गैस है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर हमारा जल का निर्माण होता है। तो दोनों अलग अलग हो गए विद्युत धारा करने पे। ठीक है गाइस, तो जल 2 भागों में टूट जाता है। आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। संकेत भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, ऑल कंपटीशन एग्जाम, ऑल बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। उत्तर, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर। तो देखते हैं गाइस, क्रम संख्या 1, विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर देखते हैं। तो देखते हैं क्या अंतर है। नंबर 1 देखते हैं, इन अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रियाओं में एक या अधिक सक्रिय तत्व किसी यौगिक में उपस्थित अन्य तत्व को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में आयनों का परस्पर विनिमय होता है। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में जो है आयनों का वियोजन होता है, इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नंबर 2, इन अभिक्रियाओं में प्रायः अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है, और इन अभिक्रियाओं में परमाणु के समूह का दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापन होता है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं उदाहरण। तो एग्जाम्पल देखते हैं, Zn यानी कि Zn मीन्स जिंक। तो जिंक काय में है? सॉलिड फॉर्म में है, एस संकेत लिखा है, शॉर्ट यानी कि ठोस रूप में है। CuSO4 Aq यानी कि ठोस और द्रव दोनों में है। Aq का मतलब है ठोस और द्रव दोनों में हो सकता है। तो Cu कैल्शियम सल्फाइड। तो आगे देखते हैं, ZnSO4 ठोस फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों में बनता है, प्लस Cu कॉपर। कॉपर मीन्स होती है तांबा। ठीक है गाइज, तो ये इस चीज़ से निर्माण हो जाता है। अब इसमें देखते हैं, BaCl2 Aq ठोस फॉर्म दोनों में है, लिक्विड और ठोस में, प्लस Na2SO4 Aq ठोस फॉर्म दोनों में है। अब देखिए इससे बनता क्या है, तो देखते हैं गाइज। तो BaSO4 बेरियम सल्फाइड से बनता क्या है? ये भी ठोस फॉर्म में प्राप्त होता है, तो इससे बनता है NaCl। तो NaCl हमारा किसका संकेत है गाइज? आपको याद होगा तो यह है साधारण नमक का, सोडियम क्लोराइड। हम नमक को जो है सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। अगर आप परचून की दुकान पर जाते हैं तो कोई अच्छा व्यक्ति पढ़ा लिखा समझदार है, उससे आप कहेंगे NaCl दे दो,
या सोडियम क्लोराइड दे दो तो वो तुरंत समझ जाएगा। लेकिन कम पढ़े लिखे समझदार नहीं हैं तो आम बोलचाल की जो भाषा है उसमें हम नमक के रूप में ज़्यादा जानते हैं। नमक दे दीजिए भैया, साल्ट दे दीजिए, इस चीज़ से ज़्यादा जानते हैं। NaCl नहीं जानते हैं। तो नमक में हमारे देखिए क्या क्या एलिमेंट होते हैं। नमक में भी हमारे Na यानी कि नाइट्रोजन और क्लोराइड, तो दो चीज़ें, दोनों गैसें हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई और क्लोरीन गैस हो गई। तो नमक में भी हमारी दोनों गैसें होती हैं जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करती हैं और खाने को पकाती हैं और खाने को स्वादिष्ट करती है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। पीबी, पीबी यानी कि पीबी का मतलब है सीसा, तो सीसा है यहाँ ठोस फॉर्म में है पीबी। Cu प्लस SO4, CuSO4, कॉपर सल्फाइड AQ ठोस द्रव दोनों में है। आगे देखते हैं तो देखिए एरो का मतलब आगे ले जाया गया और इन दोनों को मिलाकर कुछ बनता है, तो PbSO4 बन गया। ये भी ठोस फॉर्म ठोस द्रव दोनों में हो सकता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। अब इनसे क्या प्राप्त होता है, Cu, कॉपर अलग निकल जाता है। ठीक है, तो कॉपर हमारा ठोस रूप में है। अब सेकंड ऑप्शन इसमें देखते हैं AgNO3 AQ, तो इनमें अंतर डिफाइन कर रहे हैं हम। ठीक है गाइज, वो आपने पहले नोट कर लिया होगा शुरू में। AgNO3 ये भी ठोस और द्रव दोनों में हो सकता है, प्लस NaCl साधारण नमक आ गया, तो ये ठोस द्रव दोनों में यानी कि द्रव भी हो जाता है और ठोस रूप में भी। अब बनता क्या है, AgCl ये ठोस द्रव दोनों में बन गया, प्लस NaNO3। ठीक है गाइज, तो ये दो तत्व इससे प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन और संकेत लिपि। अक्सर बहुत क्वेश्चन आते हैं। साधारण नमक का सूत्र लिखने को आता है 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में, साइंस के ऑल कंपटीशन एग्जाम में। नमक का सूत्र, चांदी का सूत्र, क्लोरीन का सूत्र, ये संकेत आते हैं। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो उसका नाम बताते हैं। 2008 एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है गाइस। 3 नंबर में अक्सर आता है, 3 से 2 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर देखते हैं। तत्व X कॉपर, तत्व X कॉपर Cu, देखिए कॉपर का संकेत Cu है। काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो काले रंग का ऑक्साइड क्या बनता है, CuO। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल कंपटीशन एग्जाम, ऑल बोर्ड एग्जाम, ऑल इंटरव्यू एग्जाम, ऑल इंटरव्यू एग्जाम में भी ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है गाइज, तो आप ध्यान रखेंगे, ऑल इंटरव्यू एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, आप सॉरी, ठीक है गाइज, आप ध्यान रखेंगे। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, चलिए फिर से दोहरा लेते हैं। तो लोहे की वस्तुएं वायु की ऑक्सीजन तथा नमी से संचारित हो जाती हैं। इनकी लोहे की वस्तुएं जो हैं वायु और ऑक्सीजन से संचारित हो जाती हैं, अर्थात इन पर जंग लग जाता है ऑक्सीजन में क्रिया करके। इन्हें जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर देते हैं। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल बोर्ड एग्जाम, ऑल कंपटीशन एग्जाम या ऑल इंटरव्यू एग्जाम में भी पूछा जाता है। जो तेल है, वसा युक्त खाद्य पदार्थ है, उनको हम नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। तेल तथा वसा युक्त भोज्य पदार्थों को उपचयन से बचाव हेतु हम इन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि तेल तथा वसा का उपचयन होने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध स्वाद परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ये खराब होने की संभावना रहती है, इसलिए हम इसमें नाइट्रोजन मिला देते हैं। ठीक है गाइस।
आगे देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संचारण, विकृत ग्रंथियाँ। तो देखिए गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए अक्सर टिप्पणी लिखने को आते हैं। संचारण, कोरोसियन। तो संचारण होता क्या है, देखते हैं संचारण क्या है। जब किसी धातु की सतह वायु, जल अथवा अपने चारों ओर उपस्थित किसी अन्य पदार्थ द्वारा अभिक्रमित हो जाती है, तब यह संचारित कही जाती है, अथवा इस पर जंग लग जाता है, यह प्रभाव संचारण कहलाता है। ठीक है गाइज। एग्जाम्पल देखते हैं। लोहे पर जंग लग जाता है जब मुख्यतः जलीय आयन ऑक्साइड Fe2OX O3 Fe2O3 XH2O होता है। संचारण लोहे की वस्तुओं की संरचना को दुर्बल कर देता है। लोहे का संचारण एक गंभीर समस्या है, क्योंकि प्रतिवर्ष बहुत सा धन संचारित लोहे को शुद्ध लोहे में बदलने में व्याप्त हो जाता है। विकृत ग्रंथियाँ, विकृत ग्रंथियाँ, रैंसिडिटी। जब वसा या तेल उपचयित हो जाते हैं तब ये विकृत ग्रंथि हो जाते हैं। यानी कि जब वसा या ये जो है नाइट्रोजन से युक्त नहीं किए जाते, नाइट्रोजन नहीं दी जाती है, तो ये इनमें गंध आने लगती है। इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाता है और वसाओं तथा तेलों का उपचयन प्रतिओक्साकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वाहित पात्रों में रखकर इन्हें नाइट्रोजन में प्रभावित करके रोका जा सकता है। ठीक है गाइस, यानी कि नाइट्रोजन देने के बाद में उन्हें रोका जा सकता है। उदाहरण, आलू की चिप्स के थैले में नाइट्रोजन प्रभावित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। तो जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको हम उपचयित होने से यानी कि सड़ने से, गलने से, खराब होने से बचाने के लिए हम क्या देते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रभावित करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आज के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल कंपटीशन एग्जाम, ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये आपके 10th क्लास की साइंस के थे। ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं, चलते हैं। और प्लीज़ गाइज, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, और ताकि आपको जो है मेरे नोटिफिकेशन वीडियो के सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज, कोई कमी होती है तो मुझे आप कमेंट करिए, बताइएगा। बीच में मैं नंबर भी मेंशन कर दूंगा, आप व्हाट्सएप पे भी कुछ पूछ सकते हैं, जितना मुझसे होगा मैं बताऊंगा। ठीक है गाइज, समय मिलते ही, जैसे ही समय मिलेगा, क्योंकि ड्यूटी करने पर समय अवेलेबल नहीं होता है, बच्चे पालने होते हैं तो ड्यूटी भी करनी होती है, तो ड्यूटी 12 घंटे की होती है गाइज। तो जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे दूंगा। ठीक है गाइज, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।